Good morning, students. I'm Alankar Sinha. Once again, I'm here to take the class of Constitution. सबसे पहले रामपाल स्मृति विधि महाविद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टॉपिक है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है। भारतीय संविधान अद्भुत है क्योंकि यह अपने में अद्वितीय विशेषताओं को समेटे हुए है। भारतीय संविधान अद्भुत है क्योंकि यह अपने में अद्वितीय विशेषताओं को समेटे हुए है। इट मीन्स देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच कांट बी डन कंपैरिजन विथ अदर नेशंस। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अद्भुत है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का। बहुत सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन्ड हैं, जिसमें से फर्स्ट फीचर अगर हम बात करते हैं, दैट इज हमारे देश का संविधान विस्तृत संविधान है। जितने भी दुनिया के संविधानों में से सबसे विस्तृत संविधान है। मूलतः हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में बटा हुआ था 8 शेड्यूल के साथ। वर्तमान में 8 शेड्यूल की जगह पर 12 शेड्यूल हो गए हैं। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान यानी भारत का संविधान अन्य देशों की तुलना में दुनिया के संविधान में अपने आप में एक विस्तृत संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान के विस्तृत होने का दृष्टांत एक ये भी है कि इसमें एक दुर्गुण इन्होंने बताया। क्या दुर्गुण है? कि इसे वकीलों का संविधान कहा है। क्यों वकीलों का संविधान का है? Why it is Constitution of Advocates? Because इतना लंबा चौड़ा और वृहद है कि एक एक आर्टिकल में आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूरिस्ट हैव एक्सप्लेन्ड द आर्टिकल्स। सेकेंड विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि इसमें प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प किया गया है। यह संकल्प कहां पर है? तो प्रस्तावना में आप जाएंगे, जब भारतीय संविधान की उद्देशिका में पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोगों ने क्या संकल्पित किया है कि अपने देश को हम प्रभुत्व संपन्न यानी कि हमारे देश का जो शासक होगा वो संप्रभु होगा, यानी कि उस पर किसी अन्य कंट्री का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट, समाजवादी, यानी कि सरकार कैसी होंगी? समाजवादी, सबको लेकर के चलने वाली। पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म का नहीं, सभी धर्मों का। लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, लोकतंत्रात्मक राज्य होगा। और इसे हम गणराज्य कैसे बनाएंगे? क्योंकि रिपब्लिक, हमारे देश का जो शासक होगा पब्लिक के बीच में से ही आएगा। बनाने का उद्घोष किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या है? दृढ़ संकल्पित हैं। और दृढ़ संकल्पित होकर के अपने संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है कि हमारे देश का संविधान कैसा है? हमारे देश का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के अधीन कार्य करने वाला संविधान है। इसी कारण से हमारे देश का संविधान अन्य संविधान में अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है। तीसरी विशेषता क्या हम कह सकते हैं? कि भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की बात की गई है। अब आप सोचेंगे संसदीय सरकार क्या होता है? तो संसदीय सरकार का मतलब केंद्र में
और राज्य में दोनों ही विधानमंडल बनाने का प्राविधान किया गया है। और इस व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में एक सी ही रहेंगी। सरकार के इस स्वरूप को अपनाने का मुख्य कारण क्या था कि इसकी नींव भारत में वर्तमान संविधान के अंतर्गत सरकार का ढांचा इसी प्रकार का था। क्या था कि वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले इसी की नींव पड़ चुकी थी। क्यों? 1935 के अधिनियम की में अगर हम चर्चा करते हैं तो 1935 का जो अधिनियम था वो लगभग 1935 का अधिनियम भारत देश आजाद होने के बाद सेम उसे लागू कर दिया गया। संसदीय सरकार अपनाने का प्रमुख कारण क्या था कि संविधान सभा किसी भी हालत में सरकार को यह मौका नहीं देना चाहती थी कि यह निरंकुश हो जाए। संविधान सभा यानी संविधान के निर्मातृगण ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट का कोई ऑर्गन अपने आप में निरंकुश हो जाए। तीसरी क्या विशेषता हम लोगों ने तीसरी विशेषता डिस्कस कर लिया, क्या है? संसदीय सरकार की प्रणाली। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं नागरिकों के अधिकारों के लिए। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करने की प्रेरणा कहां से मिली हमें? अमेरिकी संविधान से मिली। यानी फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। संविधान राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाए जाने का निषेध करता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यानी सरकारें कोई ऐसी नियम कानून नहीं बना सकती हैं जिससे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता हो। फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना बहुत ही आवश्यक है। संविधान प्रदत्त मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। द राइट विच इज गिवन, जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ये आत्यांतिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें भाषण देने का अधिकार दिया गया है तो हम कुछ भी बोलें, किसी को कुछ भी कह दें। नहीं, इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, इस पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार अपने आप में आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है, यानी इन पर निर्बंधन भी लगाया गया है। आज हम लोगों ने 4 विशेषताएं संविधान की पढ़ी हैं। आई एक्सपेक्ट आप सबको समझ में भी आया होगा। इन केस आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप रामपाल सिंह विधि महाविद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी टाइप के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम भी जल्दी से मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच।